अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स में। तो इसमें पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि लाइक जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी। ठीक है, मतलब एनर्जी को हासिल करने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन। अब अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स जो है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बेसिकली ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा देखिए, जैसे कि हम कहते हैं जी बीइंग ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स आर मोर। जी नहीं, न्यूट्रिशन की टाइप है, मोड है उनका, एक तरीका का कि जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं या लेते हैं, उसे आप नाम देते हैं कि प्लांट्स बेसिकली आर ऑटोट्रॉफ्स। तो देखिए प्लांट्स जो है क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स। तो बीइंग ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, they are having the ability to synthesize their food by themselves। ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं, और किस प्रोसेस के लिए बनाते हैं। इनमें प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड जो है उसको खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, या अपना फूड जो होता है उसको खुद बना लेते हैं। अब नॉर्मली फोटो मीन लाइट सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। तो प्लांट्स के अंदर जो होता है, ये एबिलिटी होती है कि दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दे टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। ये अपने स्टोमेटा के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है टेक कर लेते हैं ये। और उसके अलावा जो वाटर है उसको ये रूट्स के जरिए जो होता है वो एब्सॉर्ब करते हैं। दे टेक अप वाटर फ्रॉम देयर रूट हेयर्स। अब अपने रूट हेयर से जो पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, या अपने स्टोमेटा के जरिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि देन विद द हेल्प ऑफ लाइट, एक तो लाइट और दूसरा है क्लोरोफिल। अब ये दो चीजें ऐसी हैं, लाइट एंड क्लोरोफिल के, इसको ये यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करके ये क्या बनाएंगे, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो बना है। अब जाहिर है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट में फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनाएंगे। उसके बाद ये ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ये ऑक्सीजन जो होती है उसको एज अ वेस्ट रिलीज कर देते हैं, जो कि आगे एनिमल्स जो होते हैं उसको यूटिलाइज कर देते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ये जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये एक बैलेंस इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस। आपको कभी कभार वर्ड इक्वेशन भी आ जाती है, तो अगर आप वर्ड इक्वेशन लिखे तो उसमें फिर बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, याद रखिए। उसमें सिंपली आपने उसके जो वर्ड्स हैं उनको लिख देना। बैलेंसिंग किस तरह होती है कि टू उधर जैसे उधर सिक्स है तो हमने इधर भी सिक्स बना दिया। जैसे देखिए, यहाँ पे कार्बन को देखिए, कितने कार्बन, 6 है। अच्छा, अब नॉर्मली हमने यही देखना है कि ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर कितने हैं। मतलब जो इधर हो वो इधर हो। ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। अब देखिए 6 2 is 12। ठीक है, मतलब आपने इस तरह देखना ऑप्शन कितने हैं। सर हाइड्रोजन तो नहीं है। हाइड्रोजन के पूरे 6 2 is 12। ठीक है, अब यही आप देखिए कि हमारे पास एक तो इधर भी तो है ये 6। उधर सिक्स और टू है इधर सिक्स है। कहाँ पे से? ओ सिक्स ये वाला यस। इधर भी तो है ऑप्शन। लेकिन ऑक्सीजन सिक्स होता है 12 उधर सिक्स होता है। ये देखिए 12 ये, और ये ऑक्सीजन 12 वाली ये भी है। वो वाले हाइड्रोजन ये जो 6 ऑक्सीजन ये है, तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। दो जगहों पे है ना ऑक्सीजन। मतलब इधर इस मुझे सिक्स एच टू और लिखा था इधर सिक्स हाइड्रोजन और सिक्स ही ये ऑक्सीजन। देखिए, ये इसके साथ। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम देन फर्दर देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये दो फेज के अंदर प्लांट्स के अंदर होता है। इसमें एक फेज होता है लाइट रिएक्शन का, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। मीन एक लाइट रिएक्शन है और एक
डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट डिपेंडेंट होता है, दिस रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन जो है ये लाइट पे डिपेंड करता है। दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट, जो लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक हो, अब दोनों में फर्क ये आ जाता है कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन जो क्लोरोफिल है लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके ये क्या बनाते हैं, एटीपी और रिड्यूस एनएडीपी। यानी कि इस वक्त देखिए कि जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया। लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सिर्फ एटीपी बनाते हैं और एनएडीपी को क्या करते हैं? वो भी बनता है, दोनों बनते हैं, ये रिड्यूस एनएडीपी बनता है। अच्छा, अब ये जो दोनों बने हैं ना, ये दोनों मॉलिक्यूल फिर यूज होते हैं कहां पर, डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये रात के वक्त होता है, इसका मतलब ये दिन के वक्त भी होता है, लेकिन असल में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब डायरेक्टली लाइट प्लांट्स पर नहीं पड़ रही होती, जैसे एक साइड पे शेड आ गया सुबह के वक्त में, लाइट पत्ते पे नहीं पड़ रही है, तो वो कौन सा प्रोसेस शुरू कर देगा, डार्क रिएक्शन। इस डार्क रिएक्शन में फिर एटीपी को और रिड्यूस एनएडीपी को यूज किया जाता है, और इनको यूज करके फिर प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। एनर्जी है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है, जो करते क्या है कि यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको यूज करके इस डार्क रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, इसे C6H12O6 में कन्वर्ट करने में है। तो इन्हीं मॉलिक्यूल की वजह से ये बर्तन बने, और ये किस में बनेगा, ये डार्क रिएक्शन के अंदर। फिर अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये खास कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, कुछ कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है। तो हम ये देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो इसके लिए जरूरी होती है। तो हम यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन अब करते हैं, पहले हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 है, अब अगर आप इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 को देखें तो इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 हमने देखना है कि प्लांट्स होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे मेक कार्बोहाइड्रेट्स, और बाद में इन कार्बोहाइड्रेट्स को वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो स्टोर करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि प्लांट्स कंटेन स्टार्च, तो हमने यहाँ पे स्टार्च टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करनी है कि प्लांट्स के अंदर फिर क्या होना चाहिए, स्टार्च शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो अगर हम स्टार्च टेस्ट करते हैं तो इस इन्वेस्टिगेशन को हमने जो किस तरह जो है डिस्कस करना। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टार्च। इसमें सबसे पहले आपने करना क्या होता है, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, टेक अ पोटेड प्लांट। सबसे पहले आपने एक पोटेड प्लांट ले लेना है। ये एक पोटेड प्लांट है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले एक पोटेड प्लांट लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप हम करेंगे, पुट दिस प्लांट इन अ डार्क रूम। फिर हम इसे कहां पर रख देंगे, डार्क रूम में रख देंगे, टू डी स्टार्च, टू, ताकि हम इसे क्या कर सके, डी स्टार्च कर सके।
डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि इसकी स्टार्च हमने खत्म कर दी। जब आप इसे अंधेरे में रखेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा, लेकिन इसे ग्लूकोज तो रिक्वायर्ड है। तो जो इसके पास स्टार्च पड़ी हुई है इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज करता है। तो पहले हमने पॉटेड प्लांट लिया, फिर उस प्लांट को हमने डार्क रूम में रख दिया ताकि उसको डिस्चार्ज किया जाए। अब जब हम, जी, सर हमारी बॉडी तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाकर स्टोर करती है ना। तो प्लांट्स का भी एक ही सिस्टम होता है। सेम ये जब आपने रोजा रखा होता है, फास्टिंग के साथ होती है, तो आप सारा दिन कुछ नहीं खाते ना, तो आपके जो लिवर है उसके अंदर जो ग्लाइकोजन है, तो फिर वो भी जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, आप उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो सर फिर ये जो प्लांट्स है तो ये कहाँ स्टोर करते हैं जी बेटा, ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के, अब ये ग्लाइकोजन को ये स्टार्च करते हैं। तो स्टार्च इनके कहाँ पर, बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे कि पत्तों के अंदर भी होगी। उसके बाद जो आप देखिए बाज फल होते हैं, बाज जो आलू है, स्टेम है, वो रूट्स के अंदर कर सकते हैं। तो प्लांट से किसी भी पार्ट के अंदर जो है वो किसी भी शक्ल में जो है वो स्टोर हो सकता है स्टार्च। स्टेम, आलू स्टेम ही है जो हम खाते हैं। तो जो पोटैटो है ना, पोटैटो वो एक स्टेम ही है, उसके अंदर आप सारा स्टार्च ही खा रहे हो। रूट अंडरग्राउंड होते हैं, उसके स्टेम भी अंडरग्राउंड ही होते हैं। स्टेम भी अंडरग्राउंड ही है। ये आलू एक स्टेम है, तो ये जमीन के नीचे से निकलता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर स्टार्च जमा हो जाता है, तो ये इसमें थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूला हुआ होता है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि हमने क्या किया कि हमने एक प्लांट ले लिया डार्क रूम के अंदर ताकि उसको क्या कर सके, डिस्चार्ज। अब उसके बाद जब हमने उसे डिस्चार्ज कर लिया, इस प्लांट को हमने दोबारा से कहाँ पे रख देना है, धूप पे रख देना है। कितनी देर के लिए, फॉर 2 to 3 hours, ताकि वो दोबारा से फोटोसिंथेसिस करे। Then put this plant in light, अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसे जो है वो लाइट में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है, हम इसे 2 से 3 घंटों के लिए जो है वो रख देना है ताकि दोबारा से क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4 पे, जब ये 2 से 3 घंटे रखने के बाद हमने इसका एक पत्ता जो है उसको तोड़ लेना है। ठीक है, प्लग 1 leaf and put it in boiling water। अब हमने जो पता है उसको जो बीकर के अंदर बॉइलिंग वाटर है उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस पे अक्सर वो सवाल आपसे पूछ सकता है कि आप इसको बॉइलिंग वाटर में क्यों डालते हैं। उसके कुछ रीजन होते हैं। जैसे नंबर 1 रीजन ये है कि जब आप इसको बॉयल कर देते हैं तो इसके एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे और इसकी तमाम जो केमिकल एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो। तो हम लिखेंगे टू स्टॉप और केमिकल एक्टिविटीज। एक तो हमने इसकी तमाम जो केमिकल एक्टिविटीज है उनको स्टॉप करना था, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है। नंबर 2, मेम्ब्रेन जो होती है उसको फुली परमिएबल बनाना, टू मेक मेम्ब्रेन फुली परमिएबल। और दूसरा हमने ऐसा क्यों किया, ताकि जो मेम्ब्रेन है उसको हम कंप्लीटली परमिएबल जो है बना सकें। तो ये 2 बड़ी रीजन थी जिसकी वजह से हमने ये सारा कुछ किया। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 5। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा
कि जब इसको हमने बॉइलिंग वाटर में ये सारे काम कर लिए, देन अगले स्टेप पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लेना है, एक लीफ ले लेना है, तो टेस्ट ट्यूब में लिक्विड कौन सा? अल्कोहल ले लेंगे या एथेनॉल। ठीक है, अब उसी लीफ को हम किसके अंदर डाल देंगे, जो अल्कोहल है उसको बॉइलिंग वाटर में रख देंगे। अब टेस्ट ट्यूब वाला कौन सा? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी से कम होगा, पानी का 100 है, सिर्फ 78 है, तो इसलिए ये आसानी से वहां पे बॉयल कर सकते, इसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। आप आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप कहेंगे कि ये हाईली फ्लेमेबल है एथेनॉल, इट मे कैच फायर, इसको आग लग सकती है, तो इसलिए फिर हमने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर इसको इनडायरेक्टली हीट किया। अच्छा, 10 से 1.5 कम है। ये काम है। तो अब होगा ये कि फिर ये भी पूछा जा सकता है, जब हमने हीट कर ली तो दोबारा अल्कोहल में हीट करने की जरूरत क्यों थी। उसकी वजह ये होती है कि हमने इसका क्लोरोफिल रिमूव करना है। टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो किसमें सॉल्युबल होता है, क्योंकि नॉन पोलर है ना, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो अगले स्टेप में हमने लिखा नो हीट लीव इन ethanol to decolorize। अब हमने क्या किया कि इस लीव को हमने हीट करना शुरू कर दिया, किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर, ताकि इसको क्या कर सके, डीकलराइज हो कर सके। जी क्लियर। अच्छा, अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। अच्छा, अब अगर पॉइंट नंबर 6 देखिए, तो पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि जब आपने इसे डीकलराइज कर लिया तो ये पत्ता सख्त हो जाता है। आपने इसे एक दफा निकाल के जो है वो बॉइलिंग वाटर में डिप करके बाहर निकाला, उससे चूंकि ये क्रिस्पी हो जाता है ना, यहाँ पे सख्त हो गया होगा, इसको नरम करना धीरे वगैरह ये टूट, तो आपने इसे पानी में एक दफा डिप करके बाहर निकाला, उसके बाद इसे ड्राई करें। नो ड्राई लीव विथ ब्लॉटिंग पेपर। अब हम इसे ब्लॉटिंग पेपर की मदद से क्या कर लेंगे, ड्राई करेंगे। जी, ये फिल्टर पेपर की तरह का पेपर होता है, तो अगर आप इसको बीच में रखते हैं तो इससे आप आसानी से इसको ड्राई करें। आपने इसे करना है ब्लॉटिंग पेपर के जरिए जो है इसको ड्राई करें। अब ड्राई करने के बाद आपने इसे कहां पर रखना है, व्हाइट टाइल पे। तो पुट लीव ऑन व्हाइट टाइल। अब आपने इस लीव को कहां पर रख दिया, व्हाइट टाइल पर रख दिया। अब ये हमने व्हाइट टाइल पे क्यों रखा, ताकि कि इस पे कलर चेंज आसानी से ऑब्जर्व हो सके। ठीक है, 2 to 3 drops of iodine on leaf। अब आपने इस पे 2 या 3 ड्रॉप किसके डाल देने हैं, आयोडीन के डाल देने हैं। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि अगर तो इसके अंदर जो है जहां जहां स्टार्च बनी हुई है वहां से ये कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी जगह पर स्टार्च मौजूद है ना तो ये कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और अगर स्टार्च नहीं है तो फिर ये येलो ब्राउन रहेगा। येलो ब्राउन का मतलब ये कि जो कलर किसका होता है, फिर और जो आयोडीन का कलर, आयोडीन का कलर येलो होता है या ब्राउन होता है, उसका मतलब फिर स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इसको एक दफा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। सबसे पहले से आपने क्या किया था, ठीक है, इसको कहाँ पे रखना, डार्क मीडियम। स्टार्ट करना। कितनी देर के लिए रखते हैं,
24 से 48 आवर्स, 1 से 2 दिन। तो उसके बाद हम इसको रात को दोबारा, आप डेलाइट 2-3 घंटे अच्छा उसको फिर हम हीट तो करते हैं थोड़ी देर पानी के अंदर बॉयल करते हैं। एंजाइम्स रिएक्शन केमिकल रिएक्शन सारे खत्म ठीक करेंगे है। और उसके अंदर एंजाइम्स को डिग्रेडेशन करेंगे। और दूसरी वजह क्या थी? मेम्ब्रेन, सेल फुली परमेबल। मेम्ब्रेन को फुली परमिएबल। अच्छा उसको जब मेम्ब्रेन फुली परमिएबल बन जाती है तो फिर हम उसको दोबारा से जो है फोम के अंदर जो है क्यों हीट करें? का क्लोरोफिल रिमूव करेंगे। ताकि उसके अंदर जो क्लोरोफिल है लीफ का वो भी हमें, अच्छा उसमें वो पानी में क्यों नहीं रिमूव हुआ? पानी में भी हमने हीट किया है, पानी के अंदर वो क्यों नहीं फिर remove? बाद में कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा कैसे कैसे? पानी में तो सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। आपने ये बताना पानी पोलर कंपाउंड है और जो क्लोरोफिल है वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में जो डिजॉल्व होती है वो पोलर पोलर में, इसलिए पानी में वो डिजॉल्व नहीं होगा। अच्छा जब आप उसको हीट कर लेते हो तो फिर ये क्रिस्पी हो जाता है, इसको नरम कैसे करते हैं? बॉटम पेपर ब्लॉकिंग पेपर के साथ जो है उसको ड्राई करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि जो लीफ है उसको वाइट टाइप वाइट टाइप में रखेंगे, ठीक है। ताकि वाइट टाइप उसकी जो कलर है वो ऑब्जर्व हो सके। और फिर उसके बाद जो 3 ड्रॉप्स आयोडीन के डाले हैं, अगर स्टार्च पैटर्न होगी तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा और अगर नहीं करेंगे तो येलो ब्राउन। चलो ठीक है, आपको याद है, ठीक है। ये मेन होता है अगर एक एक्सरसाइज, क्योंकि इस स्टेप जो होता है ना आगे जितने भी आप करेंगे इसके पार्ट्स उन सब के अंदर जो है ये सामान है। सारी मिस्टेक आगे मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, जितना जैसे हमने अभी क्लोरोफिल का करना है, लाइट का करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का करना है, सभी एंड में स्टार्ट टेस्ट करेंगे ना कि स्टार्ट बना है कि नहीं बना, तो उसको हम करेंगे इंशाल्लाह आगे।